इतना कल लाइट में बताया गया, तो इसी के आगे अब हम थोड़ा बताना चाहते हैं। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखेंगे, समझेंगे। इतना बोर्ड पर हम लोग बता देते हैं, वो आप नोट कर लिया करें और नोट करके घर में जा कर के स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद में जब आप देखेंगे कि कुछ हमको कमजोरी मालूम दे रही है, कहीं पर कमियां महसूस हो रही है समझने में, तो उसको आकर के आप लोग दोबारा पूछ लिया करें, है ना। तो जैसे कल हमने आपको अपवर्तनांक के बारे में कहा था कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो अपवर्तनांक की परिभाषा किसी को यदि याद नहीं रहती है तो अपने याद करने का प्रयास करें। लिख के जिसे इसे नहीं याद कर पाता है, मेमोरी इसकी कुछ कमज़ोर है, तो अपनी किताब में देख करके याद कर ले, लिख के याद कर ले। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में जो अनुपात होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। और इससे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, 1n2 के रूप में लिखते हैं। तो इतना कल हमने आपको बताया था। इसके बाद में कहा था कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे ANG, ANW, तो ये आपके जो दिए गए हैं, जिससे हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। वैसे ये निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा जो है वो आप लोग ऐसे ही एक बार में याद करें। वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब अपवर्तनांक से संबंधित एक उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आता है, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो उसको हम लिख देते हैं कभी कभी, तो ये हेडिंग आप लोग देख लेना जाके, प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स, ना रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये सिद्धांत जो आपका दिया गया है, प्रकाश की उत्पन्नता का सिद्धांत, जब किसी प्रकाश जो है किसी पारदर्शी माध्यम एक से दूसरे में जाता है और वो वापस अगर उसी मार्ग से होकर के लौट के आए तो उसी मार्ग का अनुसरण करता है। जैसे ये आपका एक माध्यम एयर है, दूसरा माध्यम आपका वाटर है, तो कोई भी प्रकाश की किरण इसके बाद में फिर आपका एयर हो, तो जैसे ये प्रकाश की किरण यहाँ पर ऐसे गई और ये दूर होके ऐसे गई, ये आपका ऐसे प्रकाश यहाँ पर आया, तो ये आपका आई, ये आपका आर, ये ए, ये ओ, ये ओ डैश। अगर ऐसे हम देखते हैं ये, तो ये जो ऐसे चली गई तो किरण जो आपकी मुड़ के एयर में ऐसे जाएगी, तो इधर से अगर हम ले जाएंगे तो वो किरण फिर हमारी उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए, इसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहा जाता है। समझ पाए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश इससे इसमें जाता है तो इससे आपका बदल के इसमें आता है,
तो जो ये एंगल आई होगा वही जाके यहाँ पर एंगल चलेगा, उतने ही एंगल से ही वो किरण जो है फिर उसी से अनुसरण करती हुई वापस लौट जाती है। अगर उल्टा हम ले जाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ टॉर्च लगाएंगे तो वो यहाँ पर पहुँचाएगी, यहाँ टॉर्च से जलाएंगे तो वो वहाँ पर से जाने का प्रयास करेगी। तो ये चीजें जो आपकी है प्रकाश के उत्तमता के सिद्धांत के आधार पर है, समझ पाए। तो अब यहाँ पर आता है कि जैसे दो माध्यम दिए गए हों, एक माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये है, तो इसको हम अपवर्तनांक के रूप में 1n2 लिखते हैं और ये मान जो होता है वो n2/n1 के बराबर होता है। अर्थात ये माध्यम आपका एयर है तो यहाँ पर एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, ये वाटर है तो वाटर का अपवर्तनांक लेंगे और ये 1n2 तो ये अपवर्तनांक आपका इस तरह से। अब सपोज हमने ये किरण ली, ये किरण ऐसे आई, ये आपका 1 है, किरण ऐसे गई, यहाँ पर ये आपका 2 है तो ये आपका 2 एंगल हुआ, या ये आई लिख लें, इसको R बना लें, इसको R करके फिर आपका ऐसे निकल के इसी मात्रा है। तो जिससे हम इसको अगर लिखना चाहें तो आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे कि अगर इसमें हम ANW लें तो ये आपका साइन I अपान साइन R के हुआ। अगर हम WNA लिखें तो ये आपका R है, ये I है, तो साइन I अपान साइन I के लिए। अब ये जो दो समीकरण हमारी तैयार हुई इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ANW क्रॉस WNA तो हम देखते हैं कि ये आपका जो साइन I अपान साइन R इनटू साइन R अपान साइन I, ये I करके R आया तो इनका मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होता है, ये आपका 1 के बराबर होता है। तो हमारे कहने मतलब ये है कि ANW इंटू WNA बराबर इतना हुआ। अगर हम WNA करते हैं तो 1 अपान ANW हो जाएगा। अब ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम WNA करते हैं तो वो उसका उलट के इनवर्स के रूप में होता है, इसको हम ANW मानते हैं। सपोज जैसे कह दिया जाए कि ANW बराबर 4/3 हो तो आपसे कह दिया जाए कि WNA बराबर कितना होगा तो भाई उलट जाएगा 1 अपान 4 अपान 3 अर्थात 3 अपान 4 के बने। तो देखो WNA के लिए ऐसे कभी क्वेश्चन अगर आ जाता है कि प्रकाश की किरण एयर से वाटर में जा रही है तो ANW कर देंगे, अगर कहीं W से एयर में जा रही है तो इसको उलट देंगे, है ना। तो इसी से संबंधित जैसे मान लिया कि कई माध्यम दिए गए हों, हमने मान लिया कि ये एयर है, W है, G है, फिर एयर है, तो फिगर से हम देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण आपकी इस प्रकार से इसे आई, ये हमारा आई प्रकाश की किरण इसमें थोड़ी झुक के जाएगी, ये ऐसे है तो ये आपकी R1 के रूप में होगा। और इसके बाद में ये आपका ग्लास है, ये R1 है और ये एयर में इसमें ग्लास में जाएगी तो थोड़ा और इसे झुक के जाएगी ना, तो ये आपकी R2 हमने मान लिया सपोज,
उसके बाद में ये आपका एयर है, तो एयर में जाएगा तो फिर वही लौट के इनवर्स वाले ग्रुप में इसे आता है। तो ये किरण निकल के गए, तो ये मेरा आई के ग्रुप है। तो यहाँ पर जो ये फिगर बन के तैयार हुआ है, तो इसमें आपको लिखने में कोई दिक्कत हो रही है। कई दिन के कई माध्यम है, उनको क्रम से लिखा गया है। कोई प्रकाश की किरण जो ए है, ये ओ है, ये ओ डैश है, ये ओ डबल डैश है, इनसे होकर के यहाँ पर ये बी पर निकल के, तो ये आपका निर्गत किरण कही जाती है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, निर्गत कोण है आपका, है ना। तो ये जो चीजें यहाँ पर है ऐसे क्रम से दी गई है। अब इनको हम अपवर्तनांक के रूप में लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं कि ए एन डब्ल्यू अगर लिखेंगे तो बराबर क्या होगा आपका साइन आई अपान साइन R1 के, और डब्ल्यू एन जी करेंगे। डब्ल्यू एन जी के मतलब समझ रहे हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जो ये कांच का अपवर्तनांक है जल के सापेक्ष, तो ये WNG ये लिखा जाता है। WNG करेंगे लिखेंगे तो यहाँ पर तो इसके से इसमें जा रहा, तो आपतन कोण आपका हुआ ये अपवर्तन कोण हुआ जाके R2, तो साइन R1 अपान साइन R2 ये हुआ जाए। अब ग्लास से जब एयर में गया तो इसको हमने GNA के रूप में इसे लिख लिया ना, हवा का कांच के सापेक्ष अपवर्तन। तो इसे कैसे लिखेंगे, ये आपका R2 के रूप में है, तो साइन R2 अपान साइन I, तो ये हमने साइन I लिख लिया। अब देखो तीन माध्यम दिए गए थे, तीनों माध्यम को क्रम से हमने किरण को वहां से परिचित किया, वहां से आपतित किया, और यहाँ वो निर्गत किरण निर्गत के रूप में निकली जाके, और फिर उसका जो हमने इस रूप में लिखना था लिख दिया। इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए, जब ये रखेंगे इनकी सबकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सब सचके कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आप चाहे लिखना का चाहे परीक्षा निचम तो उसको दर्शा सकते हैं, साइन R1 इंटू साइन R1 अपान साइन R2 इंटू साइन R2 अपान साइन RI। तो ये साइन आई R1 R2 करके तो यहाँ पर 1 हुआ जाएगा, समझ रहे ना। अगर हम यहाँ पर WNG लिखना चाहें तो ये आपका इक्वल टू 1 अपान ANW इंटू GNA, ये आपका हुआ है। ये 1 अपान GNA है। अगर इसको ऊपर लिखना चाहे तो ANG के रूप में लिखेंगे। ये WNG है आपका, तो 1 अपान GNA है। देखो जैसे ये आपकी समीकरण जो थी, यहाँ पर हमने दो माध्यमों में अपवर्तनांक निकाला था, तो यहाँ पर WNA है तो 1 अपान ANW है उत्तर। इसको यहाँ ले आएंगे तो यहाँ चला जाए, मतलब इनवर्स कर देते हैं, तो 1 अपान GNA को हम ANG लिख सकते हैं, ANG अपान ANW। देखो यहाँ से लिखा हमने WNG, कांच का ग्लास का वाटर के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वो वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक अपान जल के सापेक्ष वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हुआ। अब देखो जो पीछे है लास्ट में
हवा के सापेक्ष ऊपर कर देते हैं, और जो प्रारंभ में है उसको हम नीचे कर देते हैं। सपोज जैसे GNW ऐसे कर दिया जाए, आपसे बोल दिया जाए, तो खट से देखते हैं ये पीछे है तो हवा के सापेक्ष ये ऊपर होगा, और जो ये आपका शुरू में है वो ANG नीचे हो जाएगा। इसी से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके B.Ed कंपटीशन में, TT परीक्षाओं में, इन सब में पूछे जाते हैं। जैसे कांच का अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 व जल का अपवर्तनांक 4/3, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। अपवर्तनांक ज्ञात करो। ये TT परीक्षा में, B.Ed परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। कहीं पलट के दे देता है कि जल का कांच के सापेक्ष ज्ञात करो, कहीं कांच का जल के सापेक्ष ज्ञात करो, और यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर चुका है TT परीक्षा में। तो जो समझदार है अभी से वो देखते जा रहे हैं, आगे उनके दिमाग में ये चीजें गड़ी रहेंगी तो कंपटीशन में भी ऐसे सब चीज लिखते रहेंगे। तो इसको जैसे हम हल करते हैं तो ये चीजें दे रखी हैं कि ANG 3/2, ANW 4/3। अब कहता है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का जल के सापेक्ष। तो आप पूरा सूत्र जो हमने आपको अभी बताया उसके आधार पर ये पीछे है, तो इसको हम लिख देंगे ANG, ये होता है ANG अपान ANW, जो प्रारंभ में है वो नीचे चला जाएगा, वो ऊपर है। मान रख देते हैं, तो ANG का मान 3/2 है, इसका मान 4/3 है। पलट के ऊपर चले जाएंगे तो 9/8 WN। अगर कहीं GNW पूछ देता तो खट से इसका उलट के बता देते, तो ये आपका इस प्रकार से। इन पर एक न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में भी 1-2 नंबर का आता है, और उसमें दिया गया है, तो उसको हम देख लेते हैं। बोर्ड परीक्षा के अलावा इसमें भी एक न्यूमेरिकल दिया जाता है, तो इसको आप लोग अब आता है यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको इंग्लिश में लिखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ पाए ना, ये रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसके लिए ये आता है शब्द, प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। फिगर हम देख के बताते हैं, और इसी से संबंधित हम आपको क्रिटिकल एंगल बताएंगे, क्रांतिक कोण, समझ रहे ना।
तो ये परिभाषा समझने से पहले आप एक क्रिटिकल एंगल, इसकी परिभाषा और देखेंगे। क्रिटिकल एंगल, ये प्रकाश जो है सघन से, डेंसर है, ये आपका है, इसमें प्रकाश सघन से जब विरल माध्यम में जा रहा गुजर रहा तो विलंब से दूर, ये प्रकाश ऐसे सीधे जाना चाहिए, ऐसे न जाकर के वो ऐसे जाता है, समझ रहे ना। लेकिन यही किरण अगर हम इस रूप में थोड़ी सी और आपतन कोण को बढ़ा दे तो वो किरण परपेंडिकुलर होकर के इसके पास से लौटती चली जाती है। बोर्ड की तरफ देखते हैं कि ये जो दो एरो बना दिए, ये किरण ऐसे गई तो ये दो एरो वाली इधर निकल गई, ये तो अपवर्तन कोण ये आपका इतना 90 हो गया जो अपवर्तन कोण है। अब आपतन कोण ये हुआ आपका जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हुआ। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा हुई जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा हो तो आपतन कोण का वो मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश का हो क्रांतिक कोण कहलाता है। IC से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकल एंगल IC, समझ पाए ना। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा हो तो आपतन कोण का वो मान, आपतन कोण IC, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब क्रांतिक कोण की परिभाषा आपको लिखने का जाए तो लिख देना, आपको समझा तो दिए है, घर में जा करके हेडिंग डालना क्रांतिक कोण, खर्च से लिखना। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजर रहा हो, जा रहा हो तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। अब हम यहाँ देखें, अगर फिगर इसी को समझने का प्रयास करें, ये अभिलंब हुआ और ये मेरी किरण जो थी इसमें ऐसे ये थी, ये IC था तो उसके लिए ये किरण हमारी ये IC है और ये मेरा है। अब इस क्रांतिक कोण से थोड़ा हम बड़ा कर दें आपतन कोण, जैसे ये किरण हमने इस रूप में ऐसे लाए इसे, तो ये किरण इसी माध्यम में ऐसे वापस लौट जाती है। देखो ये डबल किरण है, डबल एरो वाली किरण ऐसे है ना। अब ये अपवर्तन कहाँ रहा, ये तो उसी माध्यम में वापस लौट आई, तो ये तो परावर्तन हो गया। तो इस घटना को ही कोणांतरिक परावर्तन कहते हैं। देखो प्रकाश इससे जाता है तो दूसरे माध्यम में जाता है, लेकिन सघन से विरल में जा रहा हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दे तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस घटना को हम कोणांतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ पाए नहीं कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो, थोड़ा सा बड़ा कर दें तो वो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम कोणांतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। कोणांतरिक, लेकिन इसकी दो शर्तें हैं, प्रतिबंध है। कोणांतरिक परावर्तन के दो प्रतिबंध भी है। पहला तो सभी को पता होना चाहिए, कौन सा पहला, इसकी शर्त जानते हैं क्या है, बता दें। शर्त नंबर 1, प्रकाश जो है वो सघन से विरल में जा रहा है,
किरण में जा रहा है। और नंबर 2, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से लिख लेंगे सभी लोग ऐसे, क्रांतिक कोण IC से बड़ा। ये 2 शर्तें हैं। जब ये 2 शर्तें होंगी तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा, अन्यथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जैसे मान लिया कि आपका आंसर से दिया गया है, तो DNA बराबर देखेंगे, ये आपका हुआ sin I अपान ये वाला दिया गया है। वैसे ऐसे क्रांतिक कोण के लिए IC कर देंगे तो ये हमारा IC हुआ, और ये आपका हुआ sin 90 से तो हुआ, तो DNA = sin IC हुआ। sin 90 का मान जो 1 हुआ। अगर इसको हम AND लिख दें, AND ये आंसर है, तो आपका 1/sin IC। इस पर न्यूमेरिकल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये हमने D लिख दिया। क्रांतिक कोण का मान इतना है, तो उस माध्यम का आपको गुणांक बताओ। खट से हम मान रख देंगे IC का मान इतना दिया गया है, और इस माध्यम का आपको गुणांक कितना होगा लिख देते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कई आते हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, सूर्यास्त हो जाता है, उसके थोड़ी देर तक भी हमको सूर्य दिखाई देता है। रेगिस्तान की मरीचिका है, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका है, कहीं कांच में दरार पड़ती है, ज़्यादा चमकीला या वायु का ज़्यादा चमकीला हमको दिखाई देता है। तो ये कई उदाहरण हैं। इन्हीं उदाहरणों में एक हम तुमको रेगिस्तान की मरीचिका समझाए दे रहे हैं, बाकी अपने किताब में देख लेना, जो समझना है तो उसको पूछ लेना। मरीचिका के मतलब होता है भ्रम। जैसे हम तुम लोग रामायण में पढ़े हैं, मामा मारीच था, भगवान राम को भी भ्रम में डाल दिया उसने, तो वो मारीच ही मरीचिका भ्रम हो जाता है। अपने हिंदी में जो दिया गया है, मरीचिका के मतलब भ्रम हो जाता है। रेगिस्तान की मरीचिका के लिए ये दिया गया कि रेगिस्तान में जब गर्म होता है दिन में, तो ऊपर ठंडा हो जाता है और पृथ्वी के समीप जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण जो ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर लेयर जो होती है विरलन के रूप में होती है, विरलन के रूप में होती है। और जैसे ही ऊपर चलते चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपका ठंडा होता चला जाता है, तो लेयरें वो पास आ जाती हैं, सजन हो जाता है। यहाँ पर जो दिया गया है ये कोई वृक्ष जैसा हो, ये वृक्ष दिया गया है आपका, ये वृक्ष है, ये खजूर का राजस्थान में जैसे खजूर वगैरह रेगिस्तान में होते हैं, खजूर दिखाई से वृक्ष है। अब यहाँ से किरण चली, ये किरण तो सघन से गिरन जाएगी, थोड़ी दूर हटती चली जाएगी, तो धीरे धीरे हटते 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 ऐसे ऐसे जब यहाँ पर आती है पृथ्वी के समीप, तो उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, और वो किरण लौट के उसी माध्यम में ऐसे चली जाती है। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मान लिया कि कोई ऊंट पर बैठा हुआ, इससे वाला ये ऊंट होता है, इसे ना इसे ऊंट है, ये वाला आपका ऊंट पर ऐसे ये आपका।
उल्टे तो ऐसे होते हैं, इन्हीं के ऊपर ये व्यक्ति कोई बैठा है इसे है, ये आपका इसे बैठा है इसे। तो इसको यहाँ पर ये ऐसे जब देखता है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति जो है उसको किरण ये यहाँ थोड़े आती प्रतीत होती है, वो सीधे इस प्रकार से यहाँ कहीं ऐसे है। तो ये आपका ऐसे वैसे ये वाला ये उल्टा उल्टा दिखाई देता है। जब उल्टा उल्टा दिखाई देता है तब उसको एहसास होता है कि कहीं पानी होगा तभी तो ये छाया उल्टी उल्टी दिखाई देती है। अच्छा, ज्यादा गर्म हो जाता है तो डेरे इसे कभी कभी आप लोग सड़क पर चलते हैं, अपनी यही सड़कें जो आरसीसी बन के तैयार होती हैं, और गर्मियों में या बरसात हम चले इसे गर्मियों में जा रहे हो तो मालूम देता है आगे पानी भरा है इसमें। सड़क पर जब चलते हैं तो देखते हैं वहां पर पानी, समझ जब आगे बढ़ते हैं तो पानी हमें कुछ नहीं दिखाई देता है ना। तो वो इस रूप में ऐसे ये मरीचिका है, जब ये यहाँ चले के वृक्ष के पास आता है तो पानी आगे कुछ नहीं, उसको वृक्ष दिखाई देता है, उसको भ्रम हो जाता है, यही रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। तो ये आपका पूर्णांतरिक परावर्तन का एक योगदान है। और एक उदाहरण हम फिर पढ़ाएंगे, या प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है प्रकाशिक तंतु, ये दूरदर्शन में प्रयोग की जाती है। ये टावर आवर लगे होते हैं, इनमें लंबी एक नली होती है और क्वार्टर वगैरह के एक ऐसे नलिका, जिसको कोर बोलते हैं, कोर के रूप में कोर लिखते हैं, इसे कोर होती है। ये क्वार्टर की होती है नलिका, जिसका अपूर्णांक n बराबर जो होता है वो 1.7 की होता है। और इसके ऊपर कांच की पट्टिका वगैरह लगा देते हैं। ये कांच की पट्टिका होती है जिसका अपूर्णांक n बराबर 1.5 के होता है, इससे कम उसका अपूर्णांक होता है। और इसको सुरक्षा रखने के लिए एक फाइबर के इसके ऊपर ये फाइबर का आवरण चढ़ा दिया जाता है। ये फाइबर का आवरण चढ़ा देते हैं, डेकन, ये वाला आपका डेकन आवरण के रूप में दिया जाता है। इस रूप में ऐसे बना। और ये प्रकाश जो है इसमें जब प्रवेश कराया जाता है बिना उसकी क्षत्रिय तीव्र वेग से निकलने का प्रयास। प्रकाश इस एंगल से इसमें प्रवेश कराते हैं, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हुए ऐसे करके हम यहाँ इसे निकलते चलते हैं। तो ऐसे ही प्रकाशिक नलिकाएं जो बनाई जाती हैं 3-3 हजार, कितनी बनाई जाती है? 3-3 हजार तक बनाई जाती है, समझ रहे ना। अब 3000 किरणें जो है इससे गुजर के चली जाती है, इससे 3000 के करीब ऐसे पैकेट बंडल बना दिए जाते हैं। और इन्हीं से संबंधित जो है ये प्रकाश की तरंगे, ऊर्जा विद्युत की तरंगे, इनको गुजारा जाता है। तो ये बहुत दूर तक बिना क्षय दिए, बिना ऊर्जा के ह्रास के बहुत दूर तक चली जाती है। तो प्रकाशिक तंत्र आप पढ़ेंगे, लेकिन जितने भी छात्र हैं यहाँ पर वो समझ लें प्रकाशिक तंत्र जो है उसमें भीतर एक नलिका जिसको कोर कहा जाता है उसका अपूर्णांक अधिक रखते हैं, और उसके बाहर जो होता है उसका अपूर्णांक कम रखते हैं। तो ये सघन हो गया, ये विघन हो गया। अब सघन से विघन जा नहीं पाएगी तो कैसी आ जाएगी, समझ पाए ना। तब क्रांति कोण पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित ये प्रकाशिक तंत्र का जो दूरदर्शन में दूर संचार में प्रयोग किया जाता है। मोबाइल वगैरह है जो फ्रेंच की भेजते हैं, तब 3000 यहाँ लगेंगे एक बंडल जैसा। अब 3000 अगर एक साथ 3000 मोबाइल उपयोग करे जाएंगे तो सभी की तरंगे जाएंगी, कोई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थोड़े करेंगे, एक साथ 3-3000 मोबाइल बात करेंगे, है ना। तो ऐसे अपने लगा दी 500 से 3-3000 जैसे जो क्षमता होती है वही से लगा दी। जब उनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है तो उसी फ्रिक्वेंसी में गुजार दी जाती है, प्रकाशिक तंत्र नहीं था इसमें मदद। तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित जो है बनाए हैं, इनमें आप लोग देखना जाके दरार वाली जो कुछ है ना। और ये जो आपका अपवर्तन और
गुणांतरी परावर्तन जो मिशन था, ये हमने आप लोगों को पढ़ाया है। अब घर में इसमें अपने नोट्स तैयार करना, जो समझ में ना आए तो आकर के अगले दिन फिर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, अब आप लोग अपने जा कर के स्टडी करेंगे तो समझना है।